हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस हमको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस टॉपिक को लेकर। शुरुआत में ब्रिटिश शासन ब्रिटिश रूल को व्यवस्थित रूप से संचालित करने और व्यापार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए भारत में गवर्नर जनरल का पद जो है वो बनाया गया। समय के साथ में इस पद में हमको कई बदलाव जो है वो देखने को भी मिलते हैं। ब्रिटिश शासन के हर एक नए चरण में इसे एक नए रूप में परिवर्तित किया गया था। जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया। फिर 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद में बदल दिया गया। फिर 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर 1947 में भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के बाद में वायसराय का पद समाप्त हो गया था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अंतिम नियुक्ति हुई। फिर फाइनली 1950 में जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, भारतीय गणराज्य बना, उसके बनने के साथ ही यह पद जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो हर एक चरण को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे, उनके कार्यकाल में क्या क्या सुधार किए गए, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय के बीच क्या अंतर होता है, हर एक गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल में जो भी सुधार हुए हैं, प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम शुरू करते हैं गवर्नर जनरल के इंट्रोडक्शन से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से वो भारत में आई थी। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपना प्रभाव जो है वो बढ़ाया, इंडिया में डिफरेंट पार्ट पर कब्जा करना शुरू किया। इसको बनाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बनाया। इस पोस्ट का काम क्या था? बंगाल में ब्रिटिश रूल और व्यापार को सही तरीके से चलाया जा सके। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे जिन्हें 1773 में अपॉइंट किया गया था। इसका काम क्या था? बंगाल का व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो 1773 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, जिसने वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वॉर एंड ट्रीटीज में पार्टिसिपेट भी किया था। 1773 में एक नया कानून आया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज पर नजर रखने का राइट दिया था। इससे वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया इस एक्ट के तहत, जिसका काम क्या था? कंपनी के कामकाज को ठीक तरीके से चलाना। इसके बाद में 1781 का एक्ट आया। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग और उनकी काउंसिल के साथ साथ कलकत्ता के हाई कोर्ट के बीच कामकाज को डिवाइड किया गया। इसके बाद 1774 में हमको रोहिल्ला युद्ध देखने को मिलता है। 1774 का रोहिल्ला युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सहायता की, जिससे रोहिल्ला पठानों को हरा दिया गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप रोहिल्ला पठानों का प्रभाव समाप्त हो गया और अंग्रेजों की उत्तर भारत में पकड़ जो है वो और मजबूत हो गई। आगे चलकर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट हमको देखने को मिलता है। इस कानून ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को और भी पावर दी ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नजर रख सके और इंडिया में अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर सके। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान अगर हम प्रमुख घटनाओं को डिस्कस करें तो हमको पहला देखने को मिलता है प्रथम मराठा युद्ध, फर्स्ट मराठा वॉर, 1775 से लेकर 1782 के बीच की। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में पहला युद्ध हुआ। यह युद्ध 1775 से 1782 तक चला था। अंत में सालबाई की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, उसके साथ में यह युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि के तहत अंग्रेजों और मराठों के बीच कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई थी। एग्जाम में पूछते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा मैसूर युद्ध हमको देखने को मिलता है 1780 से लेकर 1784 के बीच में। हेस्टिंग के कार्यकाल में अंग्रेजों को मैसूर के शासक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान से युद्ध करना पड़ा था। यह युद्ध 1780 से लेकर कब तक चला था? 1784 तक चला था। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा था। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कुछ विवादास्पद घटनाएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि बनारस के राजा चेत सिंह और नंद कुमार की घटनाएं। बनारस के राजा चेत सिंह पर अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाने का दबाव डाला था, जिससे उनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ।
नंद कुमार जो हेस्टिंग के विरोधी थे, उन्होंने उन पर करप्शन भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हेस्टिंग ने नंद कुमार पर मुकदमा चलाया और उन्हें 1775 में फांसी दे दी। इन घटनाओं के कारण हेस्टिंग को इंग्लैंड में इम्पीचमेंट का सामना भी करना पड़ा था। आगे चलकर हेस्टिंग ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत के इतिहास, भाषा और संस्कृति का अध्ययन करना था। सर विलियम जोन्स ने इसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति भी हमको देखने को मिलती है वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट की नीति को समाप्त किया था। इनके कार्यकाल में पूरा प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया था। इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता में न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में 2 मेन कोर्ट की स्थापना की गई, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बना दिया। इससे यह शहर ब्रिटिश रूल का सेंटर पॉइंट बन गया और यहीं से ही सब कुछ कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद में आगे चलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम काल को। 1786 से लेकर 1793 तक का इनका समय चलता है। कॉर्नवालिस के टाइम पर तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 के बीच में लड़ा गया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 की, वो हमको देखने को मिली थी, जिससे टीपू सुल्तान की पावर जो है वो कम हो गई थी। कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड बनाया था जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793 को लागू किया गया था। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को यूरोपियन स्टाइल में बदला और सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं इसके बारे में। तीसरे मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड के समय ब्रिटिश और मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसे तृतीय मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक चला और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत ये युद्ध जो है वो खत्म हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान ने अपनी हार मान ली और कई एरियाज जो थे वो ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। हमने यहाँ पर कॉर्नवालिस कोड की भी बात करी। कॉर्नवालिस ने 1793 में एक नया कानून बनाया जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा गया। इसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। इस कोड ने ब्रिटिश रूल की जुडिशियल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा बंगाल का स्थायी बंदोबस्त भी देखने को मिलता है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, तो इसे लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्थायी और निश्चित राजस्व स्रोत, फिक्स्ड रेवेन्यू सोर्स प्रदान करना। इसके तहत जमींदारी सिस्टम को सशक्त बनाया गया। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूमि का ऑनर बना दिया गया। इसके तहत जमींदारों को कंपनी को तयशुदा कर, फिक्स्ड टैक्स देना अनिवार्य था, चाहे फसल अच्छी हो या फिर खराब हो। इससे कंपनी को एक परमानेंट रेवेन्यू सोर्स मिल गया। किसानों पर अधिक टैक्स का बोझ भी बढ़ गया क्योंकि जमींदार अधिक से अधिक वसूली करने लगे थे। इसके अलावा कॉर्नवालिस के टाइम पर यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज हमको देखने को मिलती है। इसके अनुसार कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेशन को यूरोपियन स्टाइल से चलाने की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने सिविल सर्विसेज की स्थापना भी की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर शामिल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल के रूप में बहुत से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किए और एडमिनिस्ट्रेशन को एक अच्छी न्यू डायरेक्शन भी दी। 1805 में आगे चलकर इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है गाजीपुर में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान हमको देखने को मिलता है। इनके योगदान को भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु से पहले सर जॉन शोर को बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1793 से लेकर 1798 के बीच तक का इनका समयकाल चलता है। इनका भी कार्यकाल और टेन्योर कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1793 के चार्टेड अधिनियम की, चार्टेड एक्ट की। सर जॉन शोर के टेन्योर में 1793 का चार्टेड एक्ट हमको देखने को मिलता है। चार्टेड अधिनियम लागू किया गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक सिस्टमेटिक किया। इस एक्ट ने कंपनी को अगले 20 साल तक इंडिया में ट्रेड जारी रखने का राइट दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी के कामकाज पर और भी कड़ी नज़र रखने का राइट भी दिया। इन्हीं के शासनकाल में कई हमको लड़ाई भी देखने को मिली, जैसे कि बैटल ऑफ खारदा। 1795 में निजाम और मराठों के बीच
खारदा की लड़ाई हुई। इस वॉर में मराठों ने निज़ाम की सेना को हरा दिया और निज़ाम को मराठों के साथ में सेटलमेंट करना पड़ा। सर जॉन शॉर ने इस लड़ाई में इंटरफेरेंस नहीं किया था, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। इन्हीं के ही टाइम काल में इलाहाबाद का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। सर जॉन शॉर के टेन्योर में इलाहाबाद ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो गया। ये मर्ज ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपांशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिससे ब्रिटिश कंपनी की पावर और भी बढ़ गई थी। आगे चलकर इनके बाद लॉर्ड वेलेजली जो है वो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो 1798 से लेकर 1805 तक का इनका कार्यकाल चलता है। ब्रिटिश इंडिया में सत्ता को फैलाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कदम इन्होंने उठाए थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपांशन करना और बहुत सी रियासतों को अपने अंदर लेना। इन्होंने अपनी सब्सिडरी ट्रीटी पॉलिसी के अंतर्गत कई स्टेट को ब्रिटिश कंट्रोल में लिया। 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडरी ट्रीटी पॉलिसी शुरू की, जिसका पहला सेटलमेंट हैदराबाद के निजाम के साथ था। इस ट्रीटी के तहत इंडियन प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश आर्मी की सिक्योरिटी दी जाती थी, लेकिन बदले में उन्हें अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक डिसीजंस ब्रिटिश ऑफिसर्स के हिसाब से लेने पड़ते थे। इस पॉलिसी ने ब्रिटिश एम्पायर को कई इंडियन स्टेट्स पर कंट्रोल करने में हेल्प की। लॉर्ड वेलेजली के टाइम में ही चौथा मैसूर युद्ध हमको देखने को मिलता है। 1799 में फोर्थ मैसूर वॉर होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स का सामना मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान के साथ होता है। इस वॉर के अंत में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मैसूर पर ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में ही लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में ही द्वितीय मराठा युद्ध हमको देखने को मिलता है। 1803 से लेकर 1805 तक ये युद्ध चलता है। लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश सत्ता को मराठा एम्पायर तक एक्सपेंड करने के लिए सेकेंड मराठा वॉर लड़ा था। इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है। ब्रिटिशर्स का कंट्रोल महाराष्ट्र और उसके आसपास के एरिया में बढ़ जाता है। आगे चलकर लॉर्ड वेलेजली के टेन्योर में ब्रिटिशर्स ने 1799 में तंजौर, 1800 में सूरत और 1801 में कर्नाटक के एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इन एरियाज को कंट्रोल करने पर ब्रिटिशर्स साउथ इंडिया में और भी स्ट्रांग हो गए थे। आगे चलकर 1802 में बसिन की संधि हमको देखने को मिलती है। 1802 में होती है ये संधि। वेलेजली ने मराठों के साथ एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट किया। इस ट्रीटी के अनुसार पेशवा ने ब्रिटिशर्स को मिलिट्री और पॉलिटिकल हेल्प देने का प्रॉमिस किया, जिससे ब्रिटिशर्स का इफेक्ट वेस्ट इंडिया में और भी स्ट्रांग हो गया। आगे चलकर 1805 में अगले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? सर जॉर्ज बार्लो बनते हैं। छोटा सा ही कार्यकाल होता है इनका, 1805 से लेकर 1807 तक का। सर जॉर्ज बार्लो ने गवर्नर जनरल के रूप में ब्रिटिश इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। इनका टेन्योर उनके प्रिंसली स्टेट में इंटरफेस न करने की पॉलिसी और सिपाही विद्रोह की वजह से याद किया जाता है। सर जॉर्ज बार्लो की बात करें तो इन्होंने इंडियन प्रिंसली स्टेट के केसेस में दखल देने से बचने की पॉलिसी अपनाई थी, जिसे अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहा जाता है। इनका यह मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया रूलर के इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इन्हीं के कार्यकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हमको देखने को मिलता है। 1806 में वेल्लोर में ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स ने एक बड़ा विद्रोह किया था, जिसे वेल्लोर सिपाही विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा इंडियन सोल्जर्स पर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस और उनके पहनावे को बदलने के ऑर्डर के अपोज में किया गया था। यह विद्रोह जल्दी ही आगे चलकर दबा दिया गया। इसके बाद में बंगाल के अगले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड मिंटो। इनका कार्यकाल चलता है 1807 से लेकर 1813 तक का। लॉर्ड मिंटो जो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश पावर को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाए। इनके टेन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में से जो था वो था रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि। एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर को डिस्कस करते हैं, जो कि 1809 में हुई। ब्रिटिश रूलर और पंजाब के पावरफुल रूलर महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ, जिसे अमृतसर की संधि कहा गया। इस ट्रीटी का मेन उद्देश्य यह था कि रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच पीस बना रहे, दोनों पक्ष एक दूसरे की बॉर्डर का सम्मान करें। इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स ने यह इंश्योर किया कि रणजीत सिंह सतलुज रिवर के साउथ में अपने एरिया का एक्सपांशन नहीं करेंगे और बदले में ब्रिटिशर्स रणजीत सिंह के पंजाब एरिया में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। आगे चलकर इनके बाद अगले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से लेकर 1823 तक का इनका कार्यकाल चलता है। इनके टेन्योर में ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में अपनी पावर और इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कई वॉर लड़ी और कई सारी ट्रीटी भी करी,
इस दौरान इन्होंने मराठास, नेपालीज जैसी कई मेजर पावर को हराया था। ब्रिटिश पावर को और भी स्ट्रॉन्ग किया लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बहुत सारी संधि हुई, बहुत सारे युद्ध भी लड़े गए। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेज नेपाल युद्ध की और सागौली की संधि की। लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल के साथ अंग्रेज नेपाल वॉर को लड़ा था, जो 1814 से लेकर 1816 तक चला था। इस वॉर के बाद सागौली की संधि पर सिग्नेचर किए गए, जो कि 1816 में हुई। इस ट्रीटी के अनुसार नेपाल को अपने कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स को सौंपने पड़े थे और ब्रिटिश एम्पायर की बॉर्डर्स और भी एक्सपैंड हो गई थी। आगे चलकर तीसरा मराठा युद्ध हमको देखने को मिलता है और मराठा परिसंघ का विलय भी हमको नजर आता है इनके कार्यकाल में। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 के बीच चलता है। इसमें हेस्टिंग ने मराठा एम्पायर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट किया था। इस वॉर ने मराठा पावर को पूरी तरीके से तोड़ दिया और इसके बाद मराठा कन्फेडरेसी को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। इसी के साथ साथ ही 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, जिससे ब्रिटिश पावर वेस्टर्न इंडिया में और भी स्ट्रांग हो गई। आगे चलकर इन्हीं के कार्यकाल में पिंडारियों का दमन हमको देखने को मिलता है। हेस्टिंग के टाइम पर पिंडारियों, जो कि लूटमार करने वाले ग्रुप थे, उनका दमन किया गया। इन्होंने इन लुटेरों को खत्म कर दिया, जिससे ब्रिटिशर का कंट्रोल और भी स्ट्रांग हो गया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पर शांति स्थापित हो गई। आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हमको सिंधिया के साथ संधि देखने को मिलती है, ट्रीटी विद सिंधिया। 1817 में सिंधिया के साथ एक ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत सिंधिया ने ब्रिटिशर्स की कंडीशन को मान लिया था और इस ट्रीटी ने मराठा के सबसे स्ट्रांग रूलर में से एक को ब्रिटिशर्स के अंडर कर दिया। इसके बाद में 1820 में रेतवारी बंदोबस्त हमको देखने को मिलता है। रेतवारी सेटलमेंट। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1820 में रेतवारी बंदोबस्त लागू किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फार्मर्स को सीधे सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए जिम्मेदार बनाना, जमींदारी सिस्टम को समाप्त करना और सरकार का सीधा कंट्रोल स्थापित करना। तो ये हमने लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल डिस्कस किया। इसके बाद में अगले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? लॉर्ड एमहर्स्ट बनते हैं। इनके टेन्योर में ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया और इसके आसपास के एरिया में अपनी बॉर्डर और भी एक्सपेंड करी। कई सारी वॉर, कई सारे एक्विजिशन के चलते ब्रिटिश एम्पायर इनके कार्यकाल में और भी स्ट्रांग हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो इनके कार्यकाल में फर्स्ट बर्मा वॉर हमको देखने को मिलती है 1824 से लेकर 1826 के बीच में। ये वॉर ब्रिटिश इंडिया और बर्मा, मतलब वर्तमान म्यांमार जो है, उसके बीच में हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बर्मा का असम और मणिपुर पर कब्जा करने की कोशिश, ब्रिटिश व्यापारी हितों को खतरा और बर्मा की विस्तारवादी नीति। इस युद्ध के रिजल्ट की बात करते हैं तो ब्रिटिश इस युद्ध को जीत गए थे। 1826 में यंडाबू की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ यंडाबू, उस पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के तहत बर्मा को असम, मणिपुर और अराकान के क्षेत्र ब्रिटिशों को देना पड़े थे। बर्मा को भारी हर्जाना भी चुकाना पड़ा। इस जीत के बाद ब्रिटिशों का भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव और भी बढ़ गया। इन्हीं के कार्यकाल में हमको भरतपुर का अधिग्रहण भी देखने को मिलता है। 1826 में ब्रिटिश आर्मी ने एक इम्पॉर्टेंट किले भरतपुर पर कब्जा कर लिया था। भरतपुर किला नॉर्थ इंडिया में एक मेन पावर का सिंबल था। ब्रिटिशर्स के लिए इसे जीतना एक बहुत बड़ी सक्सेस देखी गई। इस एक्विजिशन के बाद ही ब्रिटिश पावर नॉर्थ इंडिया में और भी इफेक्टिव और स्ट्रांग हो गई। तो ये हमने लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल डिस्कस किया 1823 से लेकर 1828 तक का। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक।